बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में देवदत्त अपनी दो बहनों रोशनी और बिजली के साथ रहता था। कुछ समय पहले ही देवदत्त के माता पिता का निधन हो गया था और पिता के जाने के बाद देवदत्त ही सारी खेतीबाड़ी करता था। उसकी बड़ी बहन रोशनी सारा घर संभालती और दोनों बहन भाइयों की देखभाल भी करती। छोटे से गांव में छोटी सी आमदनी का जरिया सिर्फ उनका वो खेत था, जिसकी कभी कभी मौसम की मार की वजह से कुछ भी पैदावार ना हो पाती। और गरीबी थी कि उनका साथ छोड़ ही नहीं रही थी। और रोशनी भी शादी के लायक हो गई थी। क्यों रे देवदत्त, कोई रिश्ता आया क्या रोशनी के लिए? अरे चाची, रिश्ता तो तब आएगा ना जब आप हमें रिश्ता बताओगी। खाली बैठे बैठे फिक्र करती रहती हो, कभी कुछ और भी कर लिया करो। हाय हाय, मैं तो बस पूछ रही थी, तू तो राशन पानी लेकर चढ़ गया। ठीक है, मेरी नजर में कोई रिश्ता होगा तो मैं तुझे जरूर बताऊंगी। देवदत्त को भी इतनी फिक्र नहीं थी जितनी आस पड़ोस के लोगों को थी कि रोशनी की शादी देवदत्त कैसे करेगा। देवदत्त की छोटी बहन बिजली, जिसने बचपन से ही एक गुल्लक बनाई हुई थी और उसे लगता था कि इस गुल्लक में जमा पैसे किसी दिन उसे बहुत अमीर बना देंगे। भैया, 10 रुपए दे दो, इस महीने मैंने अपनी गुल्लक में कुछ नहीं डाला। ऐसा कर बिजली, एक दिन तू अपनी गुल्लक को फोड़ दे, क्या पता उसमें कितना पैसा जमा हो चुका होगा। शायद तू एक महल खरीद ले। देखो न रोशनी दीदी, भैया मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। 10 रुपए तो दिए नहीं जा रहे, बातें करवा लो कितनी भी। क्या है देबू, क्यों परेशान करता रहता है इसे? इसे परेशान ना करूं? अरे तो फिर भला किसे करूं? सारे बहन भाई बैठकर हंसी मजाक करने लगते हैं। देवदत्त अपनी बहन से 2 साल छोटा था, लेकिन उसे अपनी बहन की शादी की बहुत फिक्र थी। उनके पिताजी जब गुजरे तो सिर्फ 50,000 रुपए छोड़कर गए। खेतीबाड़ी में से इतना मुनाफा न होने के बावजूद भी देवदत्त थोड़ा थोड़ा पैसा उसी पैसे में जोड़ रहा था। आखिर एक दिन चाची उसे एक अच्छा रिश्ता बताती है और लड़के वाले रोशनी को देखने आते हैं। लड़की तो बहुत ही अच्छी लगी, अब जरा थोड़ा लेन देन की बात कर लें। ये सुनकर देवदत्त एकदम से उदास हो जाता है। उसे लगा था कि उनके घर के हालात देखकर लड़के वाले शायद लेन देन वाली बात नहीं करेंगे। हाँ हाँ, बताइए। देखो भाई, माना कि हम लोग किसान हैं, फिर भी हमने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया है और हमारे बेटे का तो मन वैसे भी शहर में जाकर नौकरी करने का है। मेहमानों की खातिरदारी के अलावा 50,000 रुपये नगद लूंगी, और वो भी इसलिए कि तुम्हारे माता पिता नहीं हैं। ये सुनकर देवदत्त का दिल धक से रह जाता है, क्योंकि जमा पूंजी के नाम पर उसके पास सिर्फ 80,000 रुपये थे, और जिसे वो दिन में अगर 100 बारी भी गिनता तो 80,000 ही रहते हैं। ठीक है, हमें ये रिश्ता मंजूर है, पर हम शादी अगले साल करेंगे। नहीं नहीं बेटा, इतनी देर से हम शादी नहीं करेंगे। हमें तो अगले महीने ही शादी करनी है। तुम तो देख रहे हो कि दिनेश की माँ बीमार रहती है। हमें बहू की जरूरत है जो जल्दी से आकर सारा घर संभाल ले। ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। आप कोई शुभ मुहूर्त निकाल लीजिए। लड़के वालों के चले जाने के बाद क्या जरूरत थी देबू तुम्हें उन लोगों को हाँ भरने की? अब हम लोग 50,000 रुपये कहाँ से नगद लाएंगे? उन्होंने तो मुंह खोलकर बोल दिया, एक बारी भी इस घर की हालत नहीं देखी। दीदी, अपने भाई पर यकीन रखो, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। अरे दीदी, फिक्र क्यों करती हो? तुम्हारी शादी के लिए तो मैं अपनी गुल्लक भी तोड़ दूंगी। बहुत मजा आएगा, नए नए कपड़े पहन लेंगे और अच्छा अच्छा खाना भी मिलेगा। तेरे अच्छे कपड़ों के चक्कर में एक भी पैसा घर में नहीं बचेगा फिर। नहीं नहीं देबू, तुम इस रिश्ते को मना कर दो। ऐसे अच्छा नहीं लगता दीदी। अब रिश्ता अगर हो रहा है तो होने दो। थोड़े दिनों बाद लोग बात बनाने लगेंगे कि देखो, भाई ने अपनी बहनों की शादी भी नहीं की। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। देवदत्त ने तसल्ली के लिए ये बात अपनी बहनों से कह तो दी, लेकिन उसके दिमाग में भी 50,000 रुपये कैश चल रहे थे और शादी भी अगले महीने थी। तो इसलिए उसने जो भी करना था जल्दी करना था। इसी बात का विचार करते हुए वो अपने दोस्त के पास जाता है। यार शंभू, दीदी का रिश्ता तय कर दिया है।
लड़के वाले बोल रहे हैं कि शादी अगले महीने करनी है और 50,000 नगद भी मांग रहे हैं। क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगे? दीदी की शादी के बाद फिर धीरे धीरे करके तुम्हारा पैसा चुका दूंगा। यार मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन हद से हद मैं तुम्हें 5 से 10,000 दे सकता हूँ। तुम्हें तो पता ही है हमारे घर के हालात भी तुमसे कोई जुदा तो है नहीं। बस ये है कि मेरे पास कोई बहन नहीं है जिसकी शादी का बोझ हमारे सर पर हो। चल ठीक है, जितना बन सकता है उतना दे दियो, बाकी मैं देखता हूँ। देवदत्त जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करने में लगा हुआ था। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। बिजली बीच बीच में आकर रोशनी के साथ हंसी मजाक भी करती रहती। देवदत्त को परेशान देखकर आखिर में बिजली अपना गुल्लक तोड़ देती है। हे भगवान, मैं तो बचपन से पैसे जमा करते हुए आ रही हूं, फिर भी मेरी गुल्लक में सिर्फ 7,000 रुपए हैं। क्या बात है बिजली, तूने 1-2 रुपया जोड़ जोड़ कर भी 7,000 रुपए जोड़ ही लिए। कोई बात नहीं दीदी, फिर भी भैया की थोड़ी मदद तो हो ही जाएगी। ऐसा करते हैं, इन पैसों से हम कपड़े बनवा लेते हैं। अगले दिन सुबह देवदत्त शादी का सामान लेने के लिए पास ही के कस्बे के बाजार में जाता है। वो कई दुकानें देख चुका था, लेकिन हर जगह उसे सामान महंगा ही लग रहा था। तभी वो पास में लगे हुए प्याऊ पर पानी पीने लगता है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते खोलते अचानक ही नीचे गिर जाता है। देवदत्त ये देखकर भागकर उसके पास जाता है। अरे अरे चाचा, क्या हुआ तुम्हें? पर वो आदमी अपना दिल पकड़े बैठा हुआ था। देवदत्त समझ गया कि उनको जरूर हार्ट अटैक आया है। जल्दी से वो वहां से गुजर रहे रिक्शा को हाथ देता है और उन्हें लेकर अस्पताल जाता है। अस्पताल में जाते ही डॉक्टर फटाफट उनको ट्रीटमेंट देने लगते हैं। इनका अभी अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप 60,000 रुपए काउंटर पर जमा करा दीजिए और ये दवाइयां हैं, फटाफट लेकर आ जाओ। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद देवदत्त को लगता है कि उसे यहां से चला जाना चाहिए। वो अस्पताल के दरवाजे तक पहुंच भी जाता है, लेकिन फिर वापस आकर जो अपनी बहन की शादी के लिए वो पैसे लेकर आया था, काउंटर पर जमा करा देता है और बाकी बचे पैसों से वो दवाइयां लेने चला जाता है। वो ये सब कुछ कर तो रहा था, लेकिन उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। हे भगवान, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस उस इंसान की जान बचा लेना। मुझे पता है जिनके माता पिता नहीं होते उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरती है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो पता नहीं इनके बच्चों का क्या होगा। इसलिए हे मेरे मालिक, मुझ पर कृपा करना और इस आदमी की जान बचा लेना। देवदत्त को सुबह से शाम हो जाती है। वो वहीं हॉस्पिटल में बैठा होता है। शाम को डॉक्टर आकर बोलते हैं कि सब कुछ सही हो गया है, थोड़ी देर में आप जाकर उनसे मिल लेना। आखिर 1 घंटे बाद देवदत्त उस आदमी से मिलता है। अब कैसा लग रहा है चाचा? आपको देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं दीनापुर का रहने वाला हूँ। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई। क्या तुम मेरे परिवार में खबर दे सकते हो? मैं वहां जमींदार हूँ। बच्चा बच्चा तुम्हें मेरे घर का पता बता देगा। हाँ, क्यों नहीं चाचा, वो तो मेरे गांव से पहले ही पड़ता है। मैं जाते वक्त बता दूंगा। आपके परिवार में से कोई आपके साथ होना चाहिए। मेरा नाम देवदत्त है और मैं सोनपुरा गांव का हूँ। देवदत्त उसका हालचाल पूछकर उसके घर जाकर बता देता है। उसका बेटा घबरा जाता है, फिर अपनी माँ को लेकर फटाफट गाड़ी निकालकर वो अस्पताल चला जाता है। देवदत्त भी रात गए अपने घर पहुंचता है। अरे देबू, हम पूरा दिन कितना परेशान रहे। कहाँ रहे भैया तुम? दीदी, जरा पानी पिला दो और कुछ खिला दो। सुबह से भूखा हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। रोशनी और बिजली फटाफट खाना लगाने लगती हैं। खाना खाते खाते ही देवदत्त सारी बात अपनी बहनों को बता देता है। तुमने अच्छा किया देबू, किसी इंसान की जान मेरी शादी से ज्यादा जरूरी थी, और फिर भगवान की क्या मर्जी वही जाने। भैया, मुझे आप पर गर्व हो रहा है। आप कितने अच्छे हैं, आपके दिल में कितनी दया है। पर भैया, सारे पैसे तो वहीं खर्च हो गए। अब हम दीदी की शादी कैसे करेंगे? अभी तो मुझे कुछ नहीं पता बिजली। कल सुबह देखता हूँ, उनका पता लेने जाऊंगा। अगली सुबह देवदत्त अस्पताल जाता है तो देखता है कि वो आदमी अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसकी पत्नी उसके लिए फल काट रही है। देवदत्त के वहां जाने पर उसकी पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई।
तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं बेटा वही कम है। भगवान ने कल तुम्हें फरिश्ते की तरह इनके पास भेज दिया। हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो कल इनकी जान तुम्हारी वजह से बच गई। अरे चाची, कोई बात नहीं, मैंने तो बस उनको उस टाइम तड़पते हुए देखा तो अस्पताल ले आया। बेटा, मुझे डॉक्टर ने आकर बताया कि तुमने ऑपरेशन का सारा खर्चा दिया है और दवाइयों का भी। किसी अनजान आदमी के लिए तुमने अपनी पूंजी लगा दी। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं ठीक होते ही सबसे पहले तुम्हारे पैसे देने आऊंगा। तुम बेफिक्र रह। चाचा, आप पहले अच्छे से ठीक हो जाओ, पैसे का क्या है, वो तो आता जाता रहता है। देवदत्त ऐसा बोलकर घर चला आता है और उधर वीरेंद्र भी ठीक होकर अपने घर चला जाता है। शादी को एक हफ्ता बचा होता है कि लड़के वाले देवदत्त के यहाँ आते हैं। और बेटा कैसे हो? तैयारियां पूरी हो गई शादी की? बस थोड़ी बहुत रह गई है। आप बताइए, क्या कोई काम है? देखो भाई, सबको ऐसे ही लगता है कि लड़के की शादी में खर्चा नहीं होता। खर्चा तो लड़के की शादी में भी होता है। वो तुम्हारी चाची बोल रही थी कि 50,000 जो नगद की बात हुई थी, अगर तुम हमें शादी से पहले दे दो तो सही रहेगा। पर चाचा, नगद देने की बात तो शादी के बाद हुई थी। अब अचानक से मैं 50,000 रुपए कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं का क्या मतलब? वो तो तुम्हारे पास होंगे ही ना। शादी को एक ही तो हफ्ता रह गया है। देवदत्त सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर लड़के का पिता गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अरे तुमने क्या हमें गिरा हुआ समझ लिया कि हम ऐसे ही शादी कर लेंगे? अरे रखो तुम अपनी लड़की अपने पास। मुझे नहीं करनी तुम्हारी बहन से अपने बेटे की शादी। देवदत्त उनकी काफी मिन्नतें करता है, लेकिन लड़के का पिता चला जाता है और बाहर वीरेंद्र अपने परिवार के साथ वो सारी घटना देख और सुन रहा था। देवदत्त उन्हें देखता है और घर के अंदर बुला लेता है। बेटा देवदत्त, मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि आज के समय में भी इंसानियत बाकी है। तुमने अपनी बहन की शादी का सारा पैसा मेरे ऊपर लगा दिया, जिसमें कि तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा कि पैसे वापस आएंगे भी या नहीं। मैं अब क्या बोलूं चाचा, अभी मेरा मन बहुत उदास है। अभी अभी मेरी बहन की शादी टूटी है। मुझे माफ करना, लेकिन अभी मैं आपकी खातिरदारी भी नहीं कर पा रहा। फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बहन की शादी उसी दिन ही होगी जिस दिन तुमने तय करी है। बस लड़का वो नहीं होगा। वो बहुत लालची लोग हैं, हमेशा तेरी बहन को परेशान रखेंगे। ये क्या बोल रही हो चाची? फिर मेरी बहन से कौन शादी करेगा? मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बहन से करवाऊंगी। इससे अच्छा परिवार मुझे अपने बेटे के लिए नहीं मिल सकता। ये सुनकर देवदत्त, रोशनी और बिजली हैरानी से जमींदार की पत्नी को देखते हैं। जमींदार भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता है। उनका बेटा जो साथ में आया होता है वो भी अपने माता पिता की बात पर रजामंदी दे देता है। वीरेंद्र सारा पैसा देवदत्त को वापस लौटा देता है और फिर रोशनी की शादी जिस दिन तय हुई थी उसी दिन वीरेंद्र के बेटे अनिल से हो जाती है। और इतने अच्छे घर में अपनी बहन की शादी करके देवदत्त भी बहुत खुश होता है।